हुआ है। उसके बाद अब हमने नेक्स्ट आगे स्टार्ट करना है। उसके अंदर सबसे पहले हम वायरसेस की बात करेंगे। तो वायरसेस का जो पहला पोर्शन है, जो पहला पार्ट है, वो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है। जो बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ वायरसेस है, वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है करेक्टरिस्टिक्स से। आज बेसिकली हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा करेक्टरिस्टिक्स से। करेक्टरिस्टिक्स हमने स्टार्ट करनी है, पेज नंबर 73 पर ये मौजूद है। उसके बाद फिर हमने इसका स्ट्रक्चर स्टडी करना है कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं। और उसके बाद फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज को भी स्टडी करना है कि बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है और किस तरह का होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम वैरायटी ऑफ लाइफ है, वायरसेस की बात करेंगे जी। वायरसेस की करैक्टरिस्टिक की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि बहुत ही छोटे होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद 20 नैनोमीटर सबसे छोटा जो वायरस आज तक हमें नजर आया है वो 20 नैनोमीटर का पार्वो वायरस होता है, जबकि 250 नैनोमीटर का सबसे लार्जेस्ट वायरस अब तक नजर आया है जो कि है पॉक्स वायरस। तो ये जो वायरसेस की जो साइज की रेंज है ये आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद हम इसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया है ये बहुत छोटा होता है। ये बैक्टीरिया से भी 10 से 1000 गुना ज्यादा छोटा हो सकता है। अब इसीलिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम लेविन हुक था, उसने सबसे पहले कुछ पोर्स बनाए थे जिन पोर्स में से बैक्टीरिया को निकाला जाता था, मतलब उन पोर्स में से फिल्टर किया जाता था बैक्टीरिया को। अब क्या था कि वो जब उसने वायरसेस नाम की चीज को उस फिल्टर में डाला तो उसको पता चला कि ये फिल्टर में टिके ही नहीं, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा था। जैसे एक छाननी है और आटे की छाननी है, उस आटे की छाननी में से आटा गुजर जाएगा, आटे के अंदर जो मोटे पार्टिकल्स हैं वही रहेंगे। उसी तरह से ये आटे की तरह उस फिल्टर में से निकल जाया करता था, इसीलिए कहा गया था कि इसका साइज बहुत छोटा होता है। आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर इसको ग्रो नहीं करवाया जा सकता, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ग्रो कर सकता है, जैसे कि प्लांट या एनिमल सेल के अंदर ये ग्रो कर सकता है। और ये जो मल्टीप्लाई होता है ये कुछ रेप्लिकेशन के प्रोसेस हैं जिनकी वजह से ये अपनी कॉपीज बनाता है। तो 3 पॉइंट्स हमने पढ़े। पहला पॉइंट एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है, उसके साइज की रेंज आपने याद कर लेनी है, कितना गुना कम इसका साइज होता है बैक्टीरिया से। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि ये अपने आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर ग्रो नहीं करते, ये हम खुद से ग्रो नहीं करवा सकते, ये लिविंग सेल के अंदर ही ग्रो करेंगे, ये खुद ब खुद ही ग्रो करेंगे। और तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि ये रेप्लिकेशन ग्रो करते हैं, रेप्लिकेशन के थ्रू ये मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस के अंदर, चौथा पॉइंट है जी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने एक जानदार के अंदर जिंदा रह सकता है, उस जानदार से बाहर ये ज्यादा टाइम के लिए जिंदा नहीं रह सकता। वजह क्या है? वजह यह है कि इसके पास वो मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती जिस मेटाबॉलिक मशीनरी की जरूरत पड़ती है ऑर्गेनिज्म को अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के लिए। अगर वो मेटाबॉलिक मशीनरी ही नहीं होगी तो वो मशीनरी किसकी यूज करेगा? वो मशीनरी अपने होस्ट की यूज करेगा ताकि वो रेप्लिकेट कर सके, ताकि वो मल्टीप्लाई हो सके। ये जो मल्टीप्लिकेशन है या रेप्लिकेशन है ये खुद से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो मेटाबॉलिक मशीनरी उसके पास नहीं है जिसके थ्रू ये रेप्लिकेट कर सके। इसलिए इसको कहा जाता है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऐसे पैरासाइट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अच्छा, ये जो वायरसेस है ना, इनकी जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होती रहेगी, जितनी ज्यादा रेप्लिकेशन होती रहेगी, उतने ही ज्यादा ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे होस्ट सेल के अंदर, उतनी ही ज्यादा ये डिजीज काज करेंगे। और लास्ट पॉइंट इसका ये होगा कि वायरसेस हमेशा से एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। तो 5 पॉइंट्स हमने इसी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर स्टडी किए हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमने देखा इसका साइज बहुत स्मॉल होता है, ये आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर ग्रो नहीं करता, ये रेप्लिकेशन के थ्रू मल्टीप्लाई करता है, इसको हम लोग ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट भी कहते हैं। ये हमेशा डिजीज काज करेगा जब भी ग्रो करेगा, और ये एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है। तो ये तो हमारी मेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। उसके बाद हमने बात करनी है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की। तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के अंदर एक टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वायरियन। वायरियन क्या है? वायरियन इज बेसिकली
कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल, या आप कह लें क्या कंप्लीट मेच्योर वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड वायरॉन। वायरॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल का क्या मतलब है कि उसके अंदर जीनोम होगा, वो डीएनए या आरएनए हो सकता है, और दूसरी जो चीज उसके अंदर होती है वो प्रोटीन कोट होता है। मतलब बाहर की साइड पर, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये एक जो बाहर कोट नजर आ रहा है, ये कोट एक बेसिकली प्रोटीन कोट है। ये बाहर कवर है, ये प्रोटीन कोट होता है। ये प्रोटीन कोट है और इस प्रोटीन कोट के अंदर यहाँ पे आरएनए या फिर डीएनए मौजूद होगा। अगर तो किसी भी वायरस के अंदर ये दोनों चीजें मौजूद हैं तो उसको हम लोग वायरॉन कहते हैं। ये जीनोम को कवर करता है कैप्सिड। ये जो कैप्सिड है कैप्सोमेयर्स से बना होता है, और जो नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं अपनी अपनी स्पीशी के हिसाब से, अपनी अपनी जो उसकी स्ट्रेन है उसके हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई हैं हर्प्स वायरसेस और एडिनो वायरसेस। तो हर्प्स वायरसेस के अंदर 162 कैप्सोमेयर्स मिलकर कैप्सिड बना रहे होते हैं, और एडिनो वायरसेस के अंदर 252 कैप्सोमेयर्स मिलकर एक कैप्सिड बना रहे होते हैं। ये दोनों टर्म्स एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद होनी चाहिए कि 162 कैप्सोमेयर्स हर्प्स वायरस में होते हैं, जबकि 252 जो है वो एडिनो वायरसेस के अंदर स्टडी किए जाते हैं, देखे जाते हैं। उसके बाद आता है प्रायॉन्स। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वायरॉन एंड प्रायॉन्स का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका डिफरेंस, एक तो वायरॉन और दूसरा प्रायॉन, इनका जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे से याद करना है। प्रायॉन के बारे में बात करें तो ये लीस्ट अंडरस्टूड माइक्रोब्स होते हैं। लीस्ट अंडरस्टूड मतलब इनके बारे में कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। 1983 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था। These are only composed of protein, ये बात हमेशा याद रखें। वायरॉन प्रोटीन एंड जीनोम पर मुश्तमिल थे, प्रोटीन एंड डीएनए और आरएनए पर मुश्तमिल थे, लेकिन प्रायॉन्स क्या है, प्रायॉन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल। इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन होती है, इसके अंदर कोई डीएनए कोई आरएनए मौजूद नहीं होता। तो पहली बात ये हो गई कि लीस्ट अंडरस्टूड होगा। दूसरा पॉइंट 1983 में डिस्कवर किया गया। तीसरा पॉइंट इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है सिर्फ और सिर्फ, कोई डीएनए और आरएनए इसमें मौजूद नहीं होता। और फोर्थ पॉइंट विल बी मैड काउ डिजीज एक डिजीज है जो कि प्रायॉन की वजह से होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यू भी है कि मैड काउ डिजीज कैसे होती है। कुरु भी एक डिजीज है जिसमें मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन होता है ह्यूमंस के अंदर, वो भी प्रायॉन्स की ही वजह से होता है। अगर ये सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिजीज काज नहीं करेगा, ये डिजीज तो काज करेगा, लेकिन ये इसके अंदर एक डिफरेंस है जो अक्सर औकात देखा जाता है। प्रायॉन के बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस की। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के अंदर हमने पहले बात कर दी हुई है कि जीनोम प्लस कैप्सिड होते हैं इनके अंदर, और जब हम इस जीनोम और कैप्सिड को कलेक्टिवली कोई नाम देना चाहेंगे तो वो न्यूक्लियो कैप्सिड कहलाएगा। अब न्यूक्लियो कैप्सिड क्यों कहते हैं? न्यूक्लियो वर्ड इसलिए कहेंगे क्योंकि न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियो इसलिए कहेंगे। कैप्सिड इसलिए कहेंगे, कैप्सिड उसके अंदर वो प्रोटीनस कोट है जो उसके ऊपर मौजूद है, इसलिए इसको न्यूक्लियो कैप्सिड भी कहते हैं वायरसेस को। कुछ वायरसेस के ऊपर एनवेलप होता है, एनवेलप जिसके अंदर हम लोग अक्सर अपने खतूत, अपने कागज या अपने पैसे रखते हैं। अब ये एनवेलप बेसिकली क्या है? ये एनवेलप एक आउटर लेयर है। हमारे पैसों की भी आउटर लेयर होती है, हमारे कागज की भी आउटर लेयर होती है। उसी तरह से ये वायरसेस के अंदर भी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो एक एनवेलप का काम कर रही होती है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन, ये लिपिड मेम्ब्रेन से बनी होती है जो कि न्यूक्लियो कैप्सिड के ऊपर होती है, कवर होती है। एनवेलप जो है ये कुछ वायरसेस के अंदर होता है, सब सारे के सारे वायरसेस के अंदर नहीं होता। कुछ नॉन एनवेलप्ड भी होते हैं और कुछ एनवेलप्ड होते हैं। अच्छा जी, शेप, वायरसेस की शेप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके लिए। शेप क्या है जी? शेप सबसे पहली है पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन क्या होगी? पॉलीहेड्रन ये वाली, ये जिसके अंदर बहुत सारे आपको साइड्स नजर आ रही हैं। ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ये पॉलीहेड्रन, ये वाला। उसी तरह से अगर आप अकेले देखें तो ये पॉलीहेड्रन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हेलिकल या स्पाइरल। दीज आर हेलिकल, दीज आर हेलिकल। फिर आते हैं एनवेलप, दीज आर एनवेलप, ये एनवेलप्ड है, इसके ऊपर एक एनवेलप चढ़ा हुआ। फिर आते हैं कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स थोड़ा सा जरा हमें समझना पड़ेगा। कम्प्लेक्स क्या होते हैं? कम्प्लेक्स जो हेलिकल और पॉलीहेड्रन दोनों से मिलकर बनेंगे उसको हम लोग कम्प्लेक्स कहेंगे। ये हेलिकल है,
ये हेलिकल भी इसके अंदर मौजूद है और ये पॉलीहेड्रन भी मौजूद है। दोनों इसके अंदर जिसके अंदर मौजूद होंगे वायरस के अंदर, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स का नाम दे देते होते हैं। तो ये शेप की बात होगी, शेप के अंदर पॉलीहेड्रन, ये पॉलीहेड्रन है, ये ऊपर वाला पार्ट पॉलीहेड्रन है। हेलिकल क्या होगा, जो स्पाइरल शेप, जो नीचे ये जो आपको लंबी शेप के अंदर नजर आ रहा है हेलिकल। एनवेलप, ये वाला जिसके ऊपर एक एनवेलप चढ़ा हुआ है। कॉम्प्लेक्स क्या होगा, जिसके अंदर पॉलीहेड्रन और टेल मतलब हेलिकल जो है वो दोनों मौजूद होंगे। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे हम बैक्टीरियोफेजिस की। बैक्टीरियोफेजिस एक क्लास है वायरसेस की जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने फंक्शन के हवाले से, अपने डिफरेंट कैटेगरीज के हवाले से, अपनी फिजियोलॉजी के हवाले से। तो बैक्टीरियोफेजिस को अगर स्टडी करें तो बैक्टीरियोफेजिस आर बेसिकली अ टाइप ऑफ वायरस। ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले होते हैं। ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर डिजीज काज कर देते होते हैं। ये ऐसे बैक्टीरियोफेजिस होते हैं। तो अगर कभी आपको बैक्टीरियोफेज के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले उसकी जो डेफिनेशन है वो बतानी है कि दीज आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं किसको, बैक्टीरिया। अच्छा, ये बैक्टीरियोफेज की बात करेंगे थोड़ा सा आगे, इसे करेक्टरिस्टिक को देखेंगे। ये ऐसे वायरसेस हैं जो इन्फेक्ट को बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। हमने पहले बात कर ली है। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था टवार्ट और डी हेरेले ने। टवार्ट ने 1915 में इसको डिस्कवर किया था, इसके ऊपर स्टडी की थी, और उसी स्टडी को मजीद एडवांस किया था डी हेरेले ने 1917 के अंदर। तो ये दोनों आपने डेट्स और नाम ये एमसीक्यूज के लिए याद। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे बैक्टीरियल कॉलोनीज की। अच्छा, देखा ये गया था, इसकी जब स्टडी हुई थी तब देखा ये गया था कि बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो करती, लेकिन जब वो ग्रो करने कर पड़ती हैं तो उसके बाद वो लाइसिस करना स्टार्ट कर देती हैं। लाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस का मतलब हमने पहले पढ़ा हुआ है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन कहते हैं लाइसिस। लाइसिस होना शुरू हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जी मटेरियल को लाइसिस जोन से निकाला और नई प्लेट के अंदर डाल दिया। मतलब जहां पे लाइसिस हो रहा था वहां से निकाला और नई प्लेट के अंदर डाल दिया। और जब उन्होंने नई प्लेट के अंदर डाला तो उसमें से वो पोर्सलिन फिल्टर गुजारा, उन्होंने पोर्सलिन फिल्टर में से गुजार के उन्होंने आगे डाला। फिर क्या किया, फिर उन्होंने देखा, उसको हीट किया। तो हीट करने के बाद पता चला कि वो जो लाइटिक एक्टिविटी है, जो लाइसिस हो रही है, वो लाइसिस सिर्फ हीट करने के बाद ही खत्म हो रही है, उससे पहले तो हो ही नहीं रही थी। तो तब उन्होंने उसको, उस पार्टिकल को, जो पार्टिकल लाइसिस कर रहा है, उसको नाम दिया था बैक्टीरियोफेज, मतलब बैक्टीरिया ईटर्स। अच्छा जी, बैक्टीरियोफेजिस की दो टाइप्स हैं, दो फॉर्म्स हैं, हेलिकल या रॉड शेप, क्यूबिकल या आइकोसाहेड्रल इसको कहते हैं। ये जो हैं दो तरह से पाए जाते हैं। ये हेलिकल है, दीज आर हेलिकल, दीज आर हेलिकल, ठीक है जी। और ये जो हैं, ये वाले, ये ऊपर वाला, ये है जी आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल जिसमें बहुत सारे हेड्स होते हैं। आइकोसाहेड्रल ऊपर वाला और हेलिकल नीचे वाला। ये दो तरह के हो सकते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हेड और टेल दोनों के अंदर, दोनों इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये एक टैडपोल की तरह नजर आते हैं, कीड़े की तरह नजर आते हैं। एक वो जो फ्रॉग का छोटा सा बच्चा होता है जो कि तैरता होता है, उसकी तरह से नजर आते हैं, या मछली का छोटा सा बच्चा होता है जो तैरता होता है, उसकी तरह से नजर आते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया फेज, जाहिर सी बात है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। इसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे कि टी फेज है। टी फेज एक खास किस्म के बैक्टीरिया का शिकार करता है जो ई कोलाई है। ई कोलाई, एसिडिचिया कोलाई इसको कहते हैं। टी फेज एक बैक्टीरिया फेज है जो कि ई कोलाई का शिकार करता है। T2 T4 ये भी ज्यादातर यूज होते हैं। ये बैक्टीरिया फेजेस की टाइप्स हैं जो कि रिसर्च में यूज होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ T4 फेज, पहले मैंने बताया T4 फेज के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ट्रेडपोल से रिजेंबल करते हैं, कीड़े की तरह से रिजेंबल होते हैं। ये हेड और टेल रखते हैं, इनके ऊपर हेड और टेल होता है। हेड जो है वो टू पिरामिड्स से बना होता है, और ये हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल मीन्स इसके अंदर जो है वो 7 कॉर्नर्स होती हैं इसकी। और ये एक्कोसाहेड्रल होता है, बहुत सारे इसके हेड्स होते हैं। इनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, कि जो बैक्टीरियोफेज की T4 टाइप है उसके अंदर कौन सा आपको जिनोम मिलता है या कौन सा आपको डीएनए मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। टेल, टेल के इसमें इसके अंदर मौजूद होती है, बहुत सारी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी होती है, लिपिड बायलेयर से भी बनी होती है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। टेल जो कवर्ड होती है शीट के अंदर, उनकी इनर ट्यूब को हम लोग कोट कहते हैं, कोर कहते हैं। ये देखें यहाँ पे,
ये इनर ट्यूब, इसके अंदर वाली जो साइड है उसको कोर कहेंगे। टेल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, ये छोटी भी हो सकती है, यहाँ से इसको छोटा किया जा सकता है, यहाँ से छोटा हो सकता है, टेल कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। कॉलर जो है, कॉलर वो रीजन होता है जो हेड और टेल के दरमियान होगा। तो हेड ऊपर वाला रीजन, टेल नीचे वाला रीजन, उसके नीचे यहाँ पर टेल फाइबर्स होते हैं, ये सारे टेल फाइबर्स हैं। और ये बेस प्लेट है, इसको बेस प्लेट कहते हैं। कॉलर दोनों के दरमियान शीट एक कवर होगी, उस शीट के अंदर जो अंदर वाली लेयर है बैक्टीरियोफेज की टेल की, उसको कोर कहेंगे। टेल कॉन्ट्रैक्ट की जा सकती है। और ये जो टेल फाइबर्स होते हैं 6 इन नंबर होते हैं, 6 होते हैं हमेशा, और ये अटैचमेंट के लिए यूज होते हैं। और ये भी 1000 टाइम्स स्मॉलर होते हैं किससे, बैक्टीरिया से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पर आप कर सकते हैं। So students, it's all about today's lecture. Thank you so much.